लेओ ने राइफल में 5 गोलियां भर ली। फूलों के बिस्तर के उस दरार से उसने देखा कि जर्मन कमांडर ने अपने कपड़े उतार दिए थे और नहाने के लिए तैयार था। इसी समय एक और जीप आई जिसमें 3 और लोग थे, कुल मिलाकर 5 जर्मन सैनिक। सिद्धांत रूप में ये असंभव था कि कोई उनकी कंधों को निशाना बना सके और पूरी तरह सुरक्षित लौट सके, और जितना कोई सैनिक पास होगा उसके साथी की हताशा उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन लेओ के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने 2 जर्मन अधिकारियों को ढेर कर दिया और सामने खड़े सैनिकों ने खतरे को महसूस किया। उन्हें नहीं पता था कि गोलियां कहां से आ रही थीं। लेओ की नजर में ये सब मायने नहीं रखता था। तीसरी गोली ने भी लक्ष्य को सटीक मारा। 5 गोलियां लगातार चली। लेओ ने केवल 5 गोलियों का इस्तेमाल करके मैक्स को बचाया और अपनी वीरता का पहला कीर्तिमान बना लिया। दूसरी ओर जर्मन सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। युद्ध जल्द ही सोवियत संघ के स्टालिनग्राड शहर को जलाने वाला था। ये शहर सोवियत संघ के लिए कभी नहीं खोने योग्य माना जाता था। नई नई फौजें भेजी जा रही थीं, जिनमें प्रशिक्षण का नाम मात्र भी नहीं था। 20 सितंबर 1932 को लेओ को भी उस घाट पर भेजा गया जहां युद्ध भयंकर रूप में जारी था। नदी में तैरते शवों को देखकर नए सैनिकों के मन में डर बस गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। जर्मन हवाई जहाज उनके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। गोलियां उनकी बाईं ओर बेरहमी से बरस रही थीं। हर कोई भय और तनाव में डूबा हुआ था। उनके पास कोई प्रभावी हथियार नहीं था। जीवित बचने का सौभाग्य केवल लेओ के हाथ में था। कुछ लगातार शॉट्स के बाद कुछ नए सैनिक बच गए, लेकिन उनकी मानसिक सुरक्षा पहले ही टूट चुकी थी। केवल जीवित रहने की लालसा के कारण कुछ सैनिक नाव में छलांग लगा बैठे, लेकिन सोवियत शब्दकोश में भागना और दुश्मन से लड़ाई छोड़ना एक समान माना जाता था। अधिकारी ने बिला झिझक शॉट लिया, आसपास देखा और पता ही नहीं चला कि कौन मारा गया, पर वो पहले ही मृत था। लेओ का दिमाग भी खाली था। भाग्यशाली रहा कि वो सुरक्षित पार हो गया, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार उसने देखा कि औसतन हर 2 सैनिकों को केवल 1 बंदूक मिल रही थी। बिना हथियार वाले सैनिकों को बंदूकधारियों के साथ रहना पड़ता था। साथी के मरते ही उसकी बंदूक उठाकर लड़ाई में शामिल होना पड़ता था। इस तरह बिना हथियार वाले लेओ भी मुख्य सेना के साथ अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया। जर्मन की भारी गोलीबारी के सामने सोवियत सैनिकों की कोई गति नहीं थी। सभी सैनिकों के पास हथियार होते हुए भी वे दुश्मन को पीछे नहीं ढकेल सकते थे। आधे सैनिक तो बिना हथियार के ही थे। लेओ, जिसके पास अभी तक हथियार नहीं था, संकट में था। एक तरफा लड़ाई ने बाकी सैनिकों की लड़ाई की भावना तोड़ दी। वे पीछे हटने की चिल्लाहट करने लगे। आवाज जितनी बढ़ी, मृतन जैसी हालत में सैनिक पीछे की ओर दौड़ने लगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अधिकारी पहले ही पीछे मशीन गन लगा चुके थे। इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जर्मन टैंकों ने धुआं उठाने के बाद भी वहां से नहीं हटी। उन्होंने चारों ओर का रास्ता निशाना बनाया। वहीं प्रचार के प्रभारी विक्टर गुजर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उनकी कार उड़ा दी गई। विक्टर, जो जिंदा बचा, जल्दी से सड़ी हुई फव्वारे में छिप गया। जर्मन सैनिकों का सामना करते हुए उसे मृत बनने का अभिनय करना पड़ा। विक्टर, जो बच गया, सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी उसने लेओ को देखा। लेओ की गोली ने न केवल उसे थोड़ी हिम्मत दी, बल्कि युद्ध में जीत की उम्मीद की किरण भी दिखाई। बेस पर लौटते ही विक्टर ने अपने रिपोर्ट में लेओ की वीरता बताई। जनरल ने इसे पूरी सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली सबसे प्रभावशाली रिपोर्ट माना। लेओ की तस्वीर अगले दिन अखबार की मुख्य सुर्खियों में छप गई। दोनों ये जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। सोवियत संघ के युद्ध मिथक का मानव रूप लेओ बन चुका था। युद्ध के अंत तक लेओ जीवित रह पाएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन ये नया विश्वास उनके दिल में अंकित हो गया। लेओ का रिकॉर्ड अब एकमात्र खबर बन चुका था। वो विशेष रूप से जर्मन कमांडरों को निशाना बनाता था। जैसे जैसे उसके शिकार की संख्या बढ़ती गई, सामने की पंक्ति के सैनिक और आम लोग उसे सोवियत संघ का नायक मानने लगे। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि दिन क्या है, बल्कि ध्यान इस बात पर था कि आज लेओ ने कितने जर्मनों को मात दी। एक दिन मिशन के दौरान एक छोटा लड़का मैक्स लेओ के पास भागा। अपने दिल के नायक को देखकर मैक्स ने खुशी व्यक्त की। उसने लेओ को घर खाने के लिए आमंत्रित किया और थोड़ी देर आराम करने दिया। लेओ के घर पहुंचते ही मैक्स की मां ईवा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विक्टर भी उनके साथ आया और उसने प्रशंसकों के कई पत्र लेओ के लिए लाए। जब विक्टर ने उनसे पत्रों का उत्तर देने को कहा, लेओ मियां के कमरे में गया। वो पहली नजर में ही उसकी खूबसूरती और स्पष्ट व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। लेओ ने ट्रेन में पहली बार मियां को देखा था और तब भी उसके मन में ख्याल आया था। युद्ध ने उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया और अब वो जनता की उम्मीद बन चुका था। विक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात आराम करने के बाद लेओ फिर से बंदूक लेकर शिकार के लिए निकला। विक्टर को पता चला कि मियां को बारिश के मौसम में कमांड सेंटर में भेजा जा रहा है ताकि वो अपने पास रह सके। मियां ने मूल रूप से समुदाय की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड बनने की योजना बनाई थी, लेकिन विक्टर ने उसे अपने पक्ष में 12 सैनिकों के बदले कमांड सेंटर में भेज दिया। इस बीच जर्मन पक्ष लेओ के रिकॉर्ड से हतोत्साहित नहीं हुआ। उनका श्रेष्ठ स्नाइपर मियां, सोवियत स्नाइपर स्कूल की प्रमुख और कई पूर्व छात्रों की प्रशिक्षक अब केवल लेओ को खत्म करने के लिए भेजी गई। लेओ, जो इस योजना से अनजान था, अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए मिशन पर जारी रहा। युद्ध की आग और वीरता की कहानी में लेओ का नाम अब सिर्फ एक सैनिक का नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया। हर गोली, हर मिशन और हर निर्णय ने उसे नायक बना दिया और युद्ध की इस अनिश्चित दुनिया में जनता की उम्मीद और व्यक्तिगत साहस ने उसे जीवित रखा। आज लियो ने 7 जर्मन हेड्स इकट्ठे कर लिए थे और 8वां अभी बाकी था। सफल हत्या के बाद लियो और उसकी टीम बिल्डिंग की ओर बढ़े ताकि शत्रु की पहचान चेन ले सके। एक प्रभावी तकनीक। जैसे ही दोनों बिल्डिंग के करीब पहुंचे, बाहर खड़े सैनिकों ने अचानक निशाने की दर्पण तोड़ दी। बम के धमाके और गोलियों की आवाज में लियो और मियां ने कुछ महसूस नहीं किया। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए, लियो का सहज ज्ञान चेतावनी दे रहा था कि मामला इतना सरल नहीं है। कोट के पीछे छुपी बंदूक
ने भी यही बताया। मिया जब खरगोश की सुरक्षा कर रही थी, लियो की टीम ने अभी देखा शरीर, लेकिन वो एक नकली व्यक्ति निकला। लियो ने पहली बार ये जाल देखा। एक स्नाइपर होने के नाते वो जानता था कि सामने वाला उच्च स्तर का निशानेबाज है। ये एहसास उसे घुटन जैसा महसूस करवा रहा था। अलग था ये मुकाबला उन विरोधियों से जिनसे वो पहले मिल चुका था। लियो रोशनी में था और दुश्मन अंधेरे में। थोड़ा सा अंतर भी यहाँ मौत और जीवन का फैसला कर सकता था। मिया के निशाने के दर्पण में हर कोना और सीढ़ी साफ दिखाई दे रही थी। लियो और मिया को बस अपने सिर दिखाई देना था और एक गोली उनके जीवन और मृत्यु के बीच तय कर सकती थी। इसी बीच हवा में बम फटा और घर उड़ गया। उड़ते बम को देखकर लियो की टीम में डर फैल गया। वे घर छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन लियो जानता था ये लंबे समय से इंतजार किया गया मिशन का सही पल था। मैं यहीं रुकूंगा, उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। ईवा ने पहले मुकाबले में लियो को नहीं मारा, लेकिन उसके मन में 80% विश्वास था कि वो सक्षम है। लियो जो वापस आ गया, तुरंत विक्टर को रिपोर्ट करने लगा कि ये जर्मन स्नाइपर सोच विचार कर और अनुभवी है। हर क्रिया की गति और सटीकता अपने आप में खतरनाक थी। विक्टर को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो ये पहले ही जानता था। उसके लिए लियो का असफल होना अस्वीकार्य था, अन्यथा उसकी राजनीतिक कद्र खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने लियो को एक साथी दिया जो ईवा का शिष्य था और उसके आदतों को जानता था। विक्टर सोचता था कि दो लोगों के मिलकर काम करने से ईवा अंततः हार मान लेगी। अगले दिन दोनों ने शिकार पर निकल पड़े, लेकिन दुश्मन की नजर में वे भी शिकार ही थे। एक पुराने रास्ते से लियो ने सिर उठाया और आदेश दिया। वो पीछे हटकर दूरबीन निकाला और इलाके को देखा। अभी कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये था कि दुश्मन पास ही कहीं होगा। सांप को बिल से बाहर लाने के लिए कुछ लोग टूटे हुए घर में चढ़े और लियो दूर तार पर निशाना साधा। तार कटते ही विक्टर ने कम्युनिकेशन लाइन काट दी। इसका मतलब था कि किसी को तार उठाने के लिए भेजा गया। अब लियो को बस जगह बदलकर खरगोश की सुरक्षा करनी थी। वे अपनी उपकरण लेकर जल्दी से बिल्डिंग के पार दूसरी ओर चले गए। कुछ देर बाद पर्यवेक्षक ने देखा कि कोई व्यक्ति तार को ठीक करने आया। पुराने पतले कपड़ों वाले सैनिक के पास बंदूक थी और वो दुश्मन के हृदय में जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ईवा को रिपोर्ट मिली कि दुश्मन ने लियो की चाल समझने के लिए अपना तरीका निकाला। उन्होंने एक सोवियत कैदी को पकड़ा, जर्मन वर्दी पहनाई और उसे तार ठीक करने भेजा। बंदूक के दबाव में सोवियत सैनिक के पास कोई विकल्प नहीं था। पुराने पतले कपड़ों वाला सैनिक भाग नहीं सकता था और नकली जर्मन सैनिक के साथ ईवा ने अनुमान लगाया कि दुश्मन ने जानबूझकर किसी को मरने भेजा ताकि लियो का पता चल सके। इस समय ईवा का शिकार जाल बन चुका था, जिससे लियो के लिए मार का मौका बन गया। हेलमेट पर निशाना साधा गया और उसकी स्थिति उजागर हुई, लेकिन प्रकृति ने मदद की। गोली नहीं चली। बड़े पैमाने पर कोई खतरा नहीं था। योजना असफल हो गई और दोनों ने पहले की तरह वापसी करने का निर्णय लिया। लियो को कुछ गलत महसूस हुआ। जैसे ही मरने वाला मर गया, जर्मन ने तुरंत दूसरा सैनिक भेजा। ये बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण नहीं था। योजना सफल नहीं हुई क्योंकि ईवा वहां था और उसने चाल समझ ली। लियो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने पहले मरने वाले पुराने सैनिक को देखा और राहत की सांस ली। ये धनुष्याकार लक्ष्य और छोटा निशाना था। इसका मतलब था कि दोनों ने लगभग एक ही समय में कूदना पड़ा, अन्यथा आज लियो की जान खतरे में थी। लियो ने पहली बार मौत का असली खतरा महसूस किया। वहीं विक्टर बेस में अपनी उच्चाधिकारियों से डर गए थे। अगर ये जर्मन स्नाइपर नहीं हटाया गया तो लियो और वो दोनों असफल होंगे। विक्टर बड़े दबाव में मिया को खोजने गए ताकि उसे सांत्वना दे सके, लेकिन समझदार मिया जानती थी कि वो अपने तरीके से काम करेंगी। उन्होंने विक्टर को कहा कि वो समुदाय में लौट जाए। पेपर पर काम करने के बजाय वो देश के लिए फ्रंट लाइन पर काम करना चाहती हैं। रात में लियो कैंप लौटा और विक्टर को बताया कि वो ईवा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन विक्टर ने कहा कि उसने दुश्मन के चारों ओर जासूस तैनात कर दिए हैं ताकि अगला मुकाबला उनके एक कदम आगे हो। लियो ने पीछे हटने का संकल्प लिया। फिर वो मिया की ओर गया। दरअसल विक्टर मिया को पसंद करता था, सभी देख सकते थे। उसने मिया को मुख्यालय में कम्युनिकेशन के लिए रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन मिया ने कहा कि जर्मनों ने सोवियत कैदियों को बचाने के लिए बम बचत की रणनीति बनाई थी। कैदियों को नदी के किनारे बांध दिया गया था। एक को मारने पर दूसरा नदी में डाला जाएगा। मिया की पत्नी उनमें से एक थी, इसलिए वो कार्यालय में नहीं बैठ सकती थी। वो सैनिक बने रहने के लिए तैयार थी। लियो ने मिया की बात सुनकर उसे कोई मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुराने हथियार दे दिए। इस समय ईवा अपनी चाल में लगी हुई थी। मैक्स यानी छोटा सैंड विक्टर का मुंह था। सतही तौर पर यह जर्मनों के साथ आमने सामने का मुकाबला था, लेकिन असल में वो ईवा को लियो की स्थिति तक ले जा रहा था। यही कारण था कि ईवा हमेशा स्नाइपिंग पॉइंट सबसे पहले ढूंढती थी। इस बार ईवा ने राइफल ली और धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिति में रखा। अगर लियो फिर से पुराने रास्ते से आता तो उसे लगा कि ये नकली है और उसने सुरक्षा कम कर दी होती। ईवा सच में अनुभवी थी, लेकिन मैक्स हमेशा लियो को सही संदेश भेज रहा था। इसलिए लियो ने इस बार पुराने रास्ते के बजाय सुरंग के माध्यम से अपनी टीम के साथ मार्ग बदला। उन्हें ईवा के पीछे से घुसकर उसे खत्म करना था, लेकिन ईवा जो निकास पर निशाना साध रही थी, आवाज सुनकर तुरंत घूम गई और नई स्थिति में जाकर इंतजार करने लगी। लियो सुरंग से बाहर आया और उसकी हर हरकत ईवा की नजर में थी।
2 शॉट्स के बाद टीम का एक सदस्य घायल हो गया और उसने अपनी बंदूक छोड़ दी। ईवा के दिल में लियो के साथ उसका मुकाबला अब राष्ट्रीय स्तर से ऊपर जा चुका था। इस ऊंचाई पर केवल एक ही देवता जीवित रह सकता था। उसी रात ईवा वापस जाते समय न केवल मैक्स को नहीं ले गई, बल्कि उसने कहा कि वो कल रेलवे स्टेशन जाएगी और मैक्स से कहा कि वो कुछ न बोले। इस समय भोला मैक्स नहीं जानता था कि ईवा जानबूझकर ये कह रही थी। आधे रात को जब लियो जागा और कैंप लौटा, उसने विक्टर से अपनी गलती बताई। मैं इसे अपनी मौत से खत्म करने वाला था, लेकिन अचानक पीछे से मैक्स ने कहा कि मैंने ईवा को बता दिया है कि लियो मर नहीं गया है और कर ईवा रेलवे स्टेशन जाएगी। ये स्पष्ट है, ये अंतिम मुकाबला है। भोर से पहले ईवा ने अपना राइफल नीचे रख दिया। पता चला कि मैक्स ने उसके शब्द फैलाए थे, बस वो सही समय पर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। गुफा में मिया ने लियो को जिंदा देखा और उत्साहित होकर उसे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन विक्टर की नजर में ये दृश्य एक अलग अर्थ लिए हुए था। विक्टर के लौटने पर उनके अधीनस्थों ने तुरंत रिपोर्ट की कि ये लियो का एस्केप मिशन और असफलता का सार्वजनिक बयान है। वहीं वापस गए मैक्स ने ईवा से मुलाकात की, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। ईवा पहले ही जान चुकी थी कि मैक्स की असली पहचान क्या है। वो लियो को मारने से पहले उसे एक बड़ा उपहार देना चाहती थी। देश नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, यही वो चाहती है। मिया राइफल हाथ में लिए जलते हुए कैंप में दौड़ी। उसने तुरंत विक्टर को ढूंढा। मिया के लिए मैक्स उसके छोटे भाई जैसे थे। अब केवल यही एक चीज बची थी, मैक्स की माँ की सुरक्षा, और ये काम केवल विक्टर ही कर सकता था। मैक्स की माँ को बोर्ड पर चढ़ने के लिए बहलाने के लिए विक्टर ने उसे झूठ बोला कि उसने जर्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और कभी लौटेगा नहीं। उसकी माँ ने सोचा कि कम से कम उसका बेटा जीवित रह सकता है, इसलिए उसने मिया की बात मानी, सामान पैक किया और बोर्ड पर चढ़ने की तैयारी की। लेकिन इस दौरान जर्मनों ने अचानक बम गिराया। जमीन पर गिरती मिया दिखी। विक्टर निराश हो गया, लेकिन मैक्स की पुकार पर उसने मिया को उठाकर बोर्ड पर चढ़ा दिया। लेकिन उनकी जीवित रहने की संभावना अब पूरी तरह उनकी तकदीर पर निर्भर थी। थोड़ी देर बाद विक्टर रेलवे स्टेशन लौटे। उन्होंने लियो से कहा, मैंने तुम्हें एक संत समझा, मुझे नहीं पता था कि तुम युद्ध के दौरान भी इतनी स्वार्थी चीज कर सकते हो। मुझे ईर्ष्या हुई, मुझे बदनाम किया गया और कई लोग तुमसे प्यार भी करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लियो, मुझे एक आखिरी काम करने दो, मुझे मेजर का पता दिखाने दो। नहीं, ऐसा मत करो, लियो चिल्लाया। ईवा ने विक्टर को सटीक निशाने से मारा और विक्टर ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्योंकि दूरी ज्यादा थी, ईवा को यकीन नहीं था कि लियो को गोली लगी या नहीं। एक रात बाद ईवा ने दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं देखी। वो निकली और शवों की जांच करने लगी। वहीं लियो, जो रात भर चौकस था, उसने मौका गंवाने से इनकार नहीं किया। उसने फिर से निशाना साधा और ईवा के राइफल को विक्टर के पास रख दिया। उसने उसके बलिदान का मोल चुका दिया। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद युद्ध की विजय की घोषणा की। लियो, लेजेंडरी स्नाइपर, न केवल युद्ध के अंत तक जीवित रहा, बल्कि उसने मिया को भी मेडिकल रूम में सुरक्षित पाया। इतिहास के अनुसार ये लेजेंडरी स्नाइपर आज भी स्टालिनग्राद के ऐतिहासिक संग्रहालय में मौजूद है।